Assalamualaikum. Welcome to my channel PSN Generic for All. So today we are going to discuss weight management, the chapter of applied nutrition. So आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि न्यूट्रिशन में हम किस तरह से डाइट के जरिए से अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं एंड फॉर द पेशेंट एंड फॉर द डिजीज प्रिवेंशन हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, हमें किस तरह से अपने वेट को मैनेज करना चाहिए, कौन सा वेट जो है वो हमें डिजीज की तरफ ले जाता है, कौन सा वेट हमें मैल न्यूट्रिशन की तरफ लेकर जाता है। आज के चैप्टर में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स आप खुद पढ़ लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट का क्या कंसेप्ट है? बॉडी वेट हम कहते किसे हैं? बॉडी वेट जो है इसमें हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हमारे मसल्स का मास आ जाता है। ओके, बॉडी वेट में जो है हमारे मसल्स जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। इसमें हमारी बॉडी का फैट भी आ जाता है। ओके, ये हमारी बॉडी का फैट भी आ जाता है और साथ साथ में इस वेट के अंदर हमारे बॉडी के बोन्स भी आते हैं। लेकिन बेसिकली जो बोन्स होते हैं वो तो चले इननेट होते हैं, वो तो हम बदल नहीं सकते, छोटा बड़ा नहीं कर सकते, बल्कि हम मैनेजमेंट करते हैं न्यूट्रिशन में मसल्स एंड फैट के साथ। यानी कि हमने अपने बॉडी के वेट को मैनेज किस तरह करना है मसल्स एंड फैट के साथ, क्योंकि बोन्स का तो चले अपना वेट है, हर एक का हाइटेड लोग होंगे उनका वेट ज्यादा होगा क्योंकि उनके बोन्स जो है उनका मास ज्यादा है। शॉर्ट स्टेचर के लोग होंगे उनका बॉडी वेट कम होगा बिकॉज उनके बोन्स का मास जो है वो कम है। सो बोन्स पे डिपेंड नहीं करता है वेट, मतलब वेट में तो बोन्स आ जाते हैं लेकिन इसे हम मैनेज नहीं कर सकते, बल्कि हम मसल्स एंड फैट के साथ डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन कि वो मास और क्वांटिटी होती है, यानी कि हैवीनेस जो होती है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी हैवीनेस होती है। उसके अपने मसल्स का वेट होता है, अपने फैट का वेट होता है। वेट को मैनेज एक्सप्रेस करने के लिए दो यूनिट्स हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, एक है पाउंड्स एंड एक है किलोग्राम्स। इन दोनों में हम वेट को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। फिर है कि बॉडी वेट जो होता है ये हमारे बॉडी के हाइट के अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि इसके मुताबिक होना चाहिए। अगर हाइटेड लोग हैं तो उनके लिए नॉर्मल वेट का रेंज जो है वो कितना है, उससे ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा, या फिर जो शॉर्ट स्टेचर के लोग हैं तो उनका बोन मास कम होता है तो उनका वेट भी जो है वो हाइटेड लोगों के मुकाबले में फिर कम होना चाहिए। सो उसको हम देखेंगे। फिर है कि वेट जो होता है, अगर हमारा मैक्सिमम वेट है, नॉर्मल वेट है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वैसे जो है हाइट और हाइट के बेस पे वेट होता है, और कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि इससे जो है वो डिफरेंट हो सकता है, जेंडर के बेस पे, एज के बेस पे और बेल्ट, क्योंकि बच्चों का वेट कम होता है, बड़ों का ज़्यादा होता है। जेंडर के बेस पे अगर हम देखें तो बच्चों का वेट कम होगा, फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा ओवरवेट होती हैं देन मेल से, जो कि हम स्टेटिस्टिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि ओबेसिटी जो है वो ज़्यादा फीमेल्स में पाई जाती है। फिर इसके बाद है एक्सेस बॉडी वेट। अब एक्सेस बॉडी वेट जो है एंड डिजीज, यानी कि बॉडी के वेट के ज़्यादा होने का ताल्लुक डिजीज से किस तरह हो सकता है, ये हम पढ़ेंगे। सो अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी वेट यानी कि मैक्सिमम अप्रोप्रिएट वेट में रख रहे हैं तो इसका हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे फिजिकल और इमोशनल वेलबींग के लिए। किस तरह से कि अगर हमारा वेट जो है वो नॉर्मल है, फिजिकली हम फिट होंगे, हम डेली लिविंग एक्टिविटीज़ अच्छे से कर सकते हैं, और अगर हमारा बॉडी का वेट जो है वो नॉर्मल है, अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा नहीं है या बहुत कम भी नहीं है, यानी कि ना हम बहुत ज़्यादा मैल में जा रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन में जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सेस में जा रहे हैं, तो दोनों में जो है वो डिजीज़ का वो होगा, रिस्क होगा। अगर डिजीज़ होगी तो बेसिकली एंड एब्सोल्युटली आपका जो इमोशनल वो है पर्सपेक्टिव है वो डिस्टर्ब होगा। फिर है एक्सेस बॉडी वेट या बॉडी फैट या फिर ओबेसिटी। इससे बहुत ज़्यादा न्यूमरस अमाउंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कंडीशन जो होती हैं उसके वो डिजीज़ जो है वो उनका रिस्क हो सकता है। सो अब हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ेज हैं, ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं क्लिनिकली जो कि एक्सेस बॉडी वेट की वजह से होते हैं। सो सबसे पहले जो है इसमें आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है, जैसे कि आप सब जानते हैं, सब जानते हैं तो तुम क्यों बता रही हो? क्या सब जानते हैं? बदतमीज, चुप हो जा।
कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है ये किस तरह से डेवलप हो सकती है? एक्सेस बॉडी वेट की वजह से। सो अगर हम देखें तो हमारा जो हार्ट है, कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती है जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं। एंड अगर इस आर्टरीज में जो है प्लेग आ जाता है, यानी कि अगर ये आर्टरीज जा रही हैं हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं और इसकी यहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन हो गई, यानी कि फैट डिपोजिशन की वजह से जो है यहाँ पे प्लेग बन गया है। सो अब पहले इतना रास्ता था ब्लड फ्लो के लिए, अभी इतना बच गया है, तो ब्लड फ्लो में जो है रेजिस्टेंस आएगी, बैरियर आएगा, जिसकी वजह से हार्ट को सही सप्लाई नहीं होगी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, एमआई का जो है वो रिस्क हो सकता है। इसी तरह से सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, यानी कि अगर हमारे ब्रेन के जो वेसल्स हैं उसके अंदर कोई थ्रोम्बस या एम्बुलस बन गया है फैट का, तो उसकी वजह से जो है हैमरेज हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, इस्केमिक ब्रेन अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है एंड वेरियस कैंसर्स। अब कैंसर का ताल्लुक जो है वो फैट से किस तरह हो सकता है? सो कैंसर जो होता है जब फैट डिपोजिशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं उनकी एक्सेस हो जाती है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो एक्सेस में रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी जो रिलीजमेंट है वो एक्सेस हो जाती है एंड सेल्स जो होते हैं वो फिर बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का किस तरह से ताल्लुक है कि जब फैट की डिपोजिशन जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। सो फैट के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमारे अगर पैनक्रियाज जो है उस पे एक्सेस फैट है या फिर हमारे जो लिवर है उस पे है, सो बीटा सेल्स जो होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, उनकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है एक्सेस फैट की वजह से उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, ग्लाइकोजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का रिस्क हो सकता है। फिर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किस तरह से रिलेटेड हो सकता है? हाइपरटेंशन जो है जब एक्सेस बॉडी फैट हो जाता है तो इससे हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेस सोडियम रिटेंशन होती है एंड हाई बीपी कॉज करता है। लिवर डिजीज का मैंने बता दी जिस तरह से कि अगर उस पर एक्सेस फैट हो जाता है सो रिसेप्टर जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। एस्थमा एंड स्लीप एपीनिया जो है ये दोनों रिलेटेड हैं टू द लंग्स से। तो एक्सेस जब फैट की डिपोजिशन हो जाती है लंग्स के मसल्स पे, चेस्ट पे हो जाता है या फिर एयरवे में हो जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग्स की वो कैपेसिटी कम हो जाती है रेजिडुअल। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस का किस तरह से ताल्लुक है? जैसे कि अगर हमारे बोन्स हैं तो बोन्स के जो लास्ट में ये आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा होता है, बोन्स के आखिर में आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा होता है जॉइंट के उस पे। सो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है एक्सेस बॉडी वेट की वजह से इस पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये कार्टिलेज जो है ये डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। एक्सेस वेट कॉजेज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक्सेस वेट की वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं एंड सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो कि आप ये खुद पढ़ लीजिएगा स्लाइड, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आते हैं अपने टॉपिक एनर्जी बैलेंस कंसेप्ट पे, यानी कि हम एनर्जी को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। एनर्जी बैलेंस हम कहते कैसे हैं कि हम जितनी कैलोरीज ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड ले रहे हैं, यानी कि जो खा रहे हैं या किसी भी फॉर्म में जो हम एनर्जी ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड ही लेते हैं, ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन की उसमें। सो जो एनर्जी हम ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उस एनर्जी को फिर हम किस तरह से आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेली लिविंग एक्टिविटीज़ के, यानी कि सुबह अगर हमने नाश्ता किया है सो उस नाश्ते में हमने जितनी एनर्जी गेन की इन द फॉर्म ऑफ फूड, फिर हम उसके बाद जितने अपने डेली वर्क काम करें जब तक कि हम दोपहर का खाना ना खा लें तब तक हमारी जितनी भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करें उसमें हमारी वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, यूज़ हो रही है। सो इन दोनों का जो रिलेशन है ये आपस में बैलेंस में होना चाहिए। अगर ये बैलेंस में नहीं होगा सो इससे हमारे बॉडी वेट डिस्टर्ब होगा एंड बहुत सारी डिजीजेस जो है डिसऑर्डर्स का खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है। सो ये रिलेशनशिप जो है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो है उसमें डिफाइंड किया गया है उसके रिलेशन में कि वेट तो है या तो लॉस्ट होता है या फिर गेन्ड होता है या फिर रिमेन सेम रहता है। सो एनर्जी जो है वो ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एनर्जी जो हम ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज वो ना ही गेन की जा ना ही वो क्रिएट की जा सकती है, खुद क्रिएट भी नहीं होती, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है
जैसे कि हमने कैलोरीज ली और फिर उसे हमने एक फॉर्म में हमने ले ली फूड के फॉर्म में, एंड देन उसकी कैलोरीज को हमने दूसरे फॉर्म में जो है यूज किया, यानी कि वो कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई दूसरे फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ डेली लिविंग एक्टिविटीज की जो हमने यूटिलाइज की। फिर इसके बाद है कि हम जितनी जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि मूव नहीं कर सकती, यानी कि फूड के उनमें जो एनर्जी है वो सारी पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हम कैलोरीज जो होती है उसे एनर्जी को हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज और किलो कैलोरीज, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। एंड 3 मेजर इसके डेस्टिनेशंस होते हैं, या तो ये जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर फूड में वो जो है इनटू 3 मेजर डेस्टिनेशन पे जाके कन्वर्ट हो जाती है, या तो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, या हीट में, या फिर स्टोर हो जाएगी। यानी कि हम जो फूड वगैरह ले लेते हैं, जो एनर्जी हमने यूटिलाइज मतलब ली है, इन कर ली है, देन अब इसमें हम जो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उसके फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क के फॉर्म में या फिर हीट के फॉर्म में, यानी कि हीट के फॉर्म में हमारी बॉडी से जो एवोपरेशन हो रही है, यानी कि हम जो वाटर या फ्लूइड्स वगैरह लेते हैं वो एवोपोरेट होती हैं, सो इसके फॉर्म में वो हो सकती है। एंड स्टोरेज के फॉर्म में, यानी कि या तो फिर वो जितनी भी एक्सेस एनर्जी होती है अगर हम वो यूज़ नहीं कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो हमारी बॉडी क्या करती है उस एक्सेस एनर्जी को जो है किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर देती है। जैसे कि हम ग्लूकोज लेते हैं, जो ग्लूकोज बॉडी ने यूटिलाइज करना होता है वो यूटिलाइज कर लेता है, बाकी का जो ग्लूकोज होता है वो बॉडी कन्वर्ट कर लेती है इनटू ग्लाइकोजन के फॉर्म में, स्टोरेज के फॉर्म में, कि जब बाद में जरूरत होगी तब हम इसे वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। ये थी बेस्ट एग्जांपल इसकी। फिर है 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस जो है वो कब होता है, जब हमारा कैलोरिक इनटेक जो है वो कम होता है देन एक्सपेंडिचर से, यानी कि हम जो कैलोरीज है, एनर्जी हम कम ले रहे हैं और एक्सपेंड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि अगर हमने सुबह जो है नाश्ता कर लिया है, बाद में हमने सारा काम किया, अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो गए हैं, एंड देन हमने दोपहर का खाना नहीं खाया और उसके बाद भी हम काम किए जा रहे हैं, सो ये हो गया कि हमने एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा करें, यही कि सुबह के नाश्ते पे हमने इतनी ज़्यादा डेली लिविंग एक्टिविटीज़ कर ली। लेकिन अगर हम सुबह नाश्ता कर लें, उसके बाद जो हमने एक्टिविटीज़ की अपनी, फिर हमने दोपहर का खाना किया, हमने वापस एनर्जी यूटिलाइज की, फिर हमने काम किया, सो ये जो है अब बैलेंस में जा रहा है। सो इससे जो है हमारा कैलोरी इनटेक जो है वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। सो फर्स्ट एग्जांपल जो थी, अगर हमने दोपहर का खाना नहीं खाया, हम वही सुबह के नाश्ते पे चल रहे हैं एंड अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, सो ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में हो गया। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस हम किसे कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस हम कहते हैं कि जब हम कैलोरिक इनटेक जो होता है वो ज़्यादा होता है एनर्जी एक्सपेंडिचर से, यानी कि हमने जो कैलोरी ली है वो बहुत ज़्यादा है और हमने काम इतना ज़्यादा नहीं किया, यानी कि यूटिलाइज इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू फैट में। सो अब यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में मसला आ जाता है फैट का, कि यहाँ पे अब हमारी बॉडी जो है वो हमारी एक्सेसिव एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इनटू फैट में। सो ये फैट डिपोजिशन हो जाती है एंड देन वेट गेन होता है, जबकि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में फिर हम मैल न्यूट्रिशन की तरफ चले जाते हैं। देन ये डिग्रामेटिकली जो बताया गया है कि वेट मेंटेन कैसे रहेगा जब हमारा कैलोरिक इनटेक सेम होगा देन कैलोरिक आउट से। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, वेट लॉस होगा नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, कैलोरी इनटेक हमारा कम है देन जो है हमारा कैलोरिक आउटपुट जो है वो ज़्यादा है, इम्बैलेंस में हो गई है। वेट गेन जो है वो पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में होगा जब हम कैलोरी इनटेक जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं देन जो है आउट। फिर इसके बाद है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस जो है ये किस तरह से हो सकती है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में क्या होता है, वेट लॉस होता है कि हम कैलोरी इनटेक इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं जितना एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि लगा बहुत ज़्यादा रहे हैं। सो ये जब होगा तो इससे क्या होगा, अगर हम ज़्यादा लगा रहे हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम डिक्लाइन हो सकता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर की मेटाबॉल, हम कैलोरीज ले ही नहीं रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म कहाँ से होगी। फिर है कि बोन मास कम हो जाएगा, अगर हमारी डाइट कम है, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओवर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारे बोन का कैल्शियम की जैसे कि अगर कमी है हमारे अंदर, तो हमारे बोन के अंदर जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो
जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसे ब्लड की कमी पूरी करनी है, कैल्शियम के लेवल की वो मेंटेन करना है, सो बोन मास कम होता जाएगा। फिर है थायराइड हार्मोन्स की रिडक्शन हो जाती है। थायराइड हार्मोन्स की रिडक्शन जो है अगर सॉल्ट इनटेक हम कम कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकती है। और फिर है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल, हमारे सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो भी इसकी वजह से रिड्यूस हो सकते हैं। फिर है कि कंसंट्रेशन हमारा सही नहीं होगा। भूखे पेट, जैसे कि हम कहते हैं कि भूखे पेट हमसे कोई भी काम नहीं हो सकता, सो कंसंट्रेशन की इनएबिलिटी जो है वो कमी हो जाती है, हमें सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है। सो हमारा ब्रेन जो है, हमारा जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है ये सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो है ग्लूकोज की हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन को हद से ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है कि जब तक हम खाना नहीं खाएंगे ग्लूकोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज नहीं बनेगा तो हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं होगा, काम नहीं कर पाएगा, हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं होगी और हम वेट लॉस में जाएंगे। एंड वेट लॉस जो है वो लीड करता है टू मैल न्यूट्रिशन। फिर है पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस यानी कि अगर हम ओवर फीडिंग कर रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, या फिर अगर खाना हम ज़्यादा नहीं खा रहे हैं लेकिन जो खा रहे हैं वो यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करें, हमारी डेली कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है, सो इसके कॉन्सिक्वेंसेज में क्या होता है कि वेट गेन होता है। वेट गेन होने की वजह से हमारी सेलुलर फिटनेस सही नहीं रहती, हमारी हेल्थ सही नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी वजह से हमारे, जैसे हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज पढ़ा कि उसमें प्लेग्स बिल्डअप हो जाएंगे आर्टरीज में, एमआई का खतरा होगा। फिर है ब्लड प्रेशर राइज होगा कोलेस्ट्रॉल की राइज होने की वजह से, यानी कि हमारे जो वेसल्स हैं उसमें फैट डिपोजिशन हो जाएगी, उसमें ब्लड के लिए रास्ता कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। फिर है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंट बन सकते हैं, यानी कि इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हैं वो इनएक्टिव, इनसेंसिटिव हो सकते हैं और डायबिटीज़ जो है टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। फिर है कि इसकी वजह से हमारा कैंसर का खतरा जो है वो रिस्क जो है वो और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब फैट डिपोजिशन ज़्यादा होती है हमारे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होंगे, हमारे जो सेल्स हैं वो ओवर जो है मल्टीप्लाई होंगे, कैंसर जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाएगा, इन्फ्लामेशन वगैरह ज़्यादा होंगी। फिर इसके बाद है एनर्जी बैलेंस मीटर। क्या होता है एनर्जी बैलेंस मीटर? जो होता है आपको बताता है कि कहाँ पे आप लॉस कर रहे हैं, कहाँ पे आप गेन कर रहे हैं, कहाँ पे आप नॉर्मल उसमें है। इन ऑर्डर टू मेंटेन योर वेट, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपना वेट जो है वो मेंटेन रखें, तो हम जिस तरह है उसी तरह हमने रहना है, यानी कि हमने अपनी डाइट मैनेज करनी है। हमें कुछ ऐसे स्केल्स दिए जाते हैं जिस पे हम देखते हैं कि हमारा जो है वेट कितना है, अगर वो इतना है तो क्या वो ओबीस है या फिर वो अंडर वेट में आता है। नंबर ऑफ कैलोरीज जो हम ले रहे हैं वो मैच करनी चाहिए हमारे कैलोरीज जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए जो है एक बेसिकली फार्मूला आता है जो कि हम बाद में वो करेंगे। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट हम जो काउंट करते हैं, सो उसमें हम ये करेंगे। एंड इस चैप्टर के लास्ट में जितने भी इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर पेपर्स में आते रहते हैं, एग्जाम्स में आते रहते हैं, लेकिन वो इस चैप्टर में बताए नहीं गए हैं, कुछ ऐसे वेट के हवाले से कुछ जो है वो इक्वेशंस वगैरह हैं वो हम लास्ट में करेंगे चैप्टर के। फिर है कि हमारा कैलोरी इनटेक सेम होना चाहिए देन कैलोरी आउटपुट। अगर हम वेट लॉस करने हैं तब हमें वो स्केल लेना होगा जिसमें नीड टू टिप द स्केल्स इन फेवर ऑफ एनर्जी आउट, सो यू बर्न मोर कैलोरीज देन यू कंज्यूम। तो हमें जो है एनर्जी आउट करने के तरीके सीखने होंगे कि हम किस तरह से एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से ज़्यादा कैलोरीज जो है उसे बर्न आउट कर सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं, तब हम वेट जो है हमारा बैलेंस होगा। जैसे कि हम आ गए हैं अपने मेन टॉपिक बॉडी मास इंडेक्स पे। सो बॉडी मास इंडेक्स जो है ये हम किस तरह से निकालते हैं? बॉडी मास इंडेक्स जो है ये होता क्या है? सो बॉडी मास इंडेक्स जो है ये मेजरमेंट होती है ह्यूमन बॉडी शेप बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मास एंड हाइट, यानी कि हमारी बॉडी की का जो वेट है वो हमारे हाइट के अप्रोप्रिएट है या नहीं है उसकी मेजरमेंट करते हैं। सो ये जो होता है डिराइव्ड हुआ है वेट से एंड हाइट से। वेट अप्रोप्रिएट टू हाइट हम इसमें देखते हैं, इसके 2 फॉर्मूलाज हैं। एक जो है हम वेट जो है वो केजी में लेते हैं और एक वेट हम लेते हैं पाउंड्स में। सो इसके हैं वो 2 सिस्टम आते हैं, एक होता है मैट्रिक सिस्टम, एक होता है एम्पीरियल सिस्टम। सो वेट को जब हम केजीज में लेते हैं
तो ये आता है हमारे मैट्रिक्स सिस्टम में। ओके, ये हमारे आता है मैट्रिक्स सिस्टम में। और जो इंपीरियल सिस्टम होता है उसमें हम वेट को लेते हैं पाउंड्स में। ये यार हमारा हो गया इंपीरियल सिस्टम। वेट को हम लेंगे पाउंड्स में एंड मैट्रिक सिस्टम में हम वेट को लेंगे केजीज में। सो बीएमआई इक्वल टू वेट केजीज हाइट इन मीटर स्क्वायर में हम लेंगे। इसके लास्ट में हम एक दो एग्जांपल्स कर लेंगे। फिर है कि बीएमआई जो होता है वो है 70, वेट जो है हम पाउंड्स में लेते हैं, 102 पाउंड है जितना भी है एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम 703 के साथ, और हाइट को हम इंचेस में लेंगे एंड उसका स्क्वायर लेंगे। कि बीएमआई को हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स सिस्टम के जरिए से। सो मैट्रिक्स सिस्टम के जरिए से हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला है बीएमआई इज इक्वल टू वेट बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर में हम लेंगे। सबसे पहले हाइट की, उसके लिए आपको क्या जानना जरूरी है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तभी आप हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो 1 फुट में 1 फुट में हमारे पास होते हैं 1 फुट में होते हैं हमारे पास 12 इंचेस, और 12 इंचेस ये हमारे पास इंचेस होते हैं। और फिर इसके बाद जो है 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, और अब 1 इंच के अंदर क्या होता है, 1 इंच जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 1 इंच के अंदर जो है वो इक्वल होता है टू 2.45 सेंटीमीटर। 2.45 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इंचेस में दिया गया है तो आप उसे सेंटीमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो 1 इंच में 2.45 सेंटीमीटर होते, जितने इंचेस आपको दिए गए हैं 60 इंचेस दिए गए हैं या 50 इंचेस दिए गए, उसे हम 2.4 सेंटीमीटर के साथ जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 1.52 सेंटीमीटर आ गया है तो मीटर में से कन्वर्ट करने के लिए जो है इस 152 जो है इसे हम डिवाइड कर देते हैं 100 पे। अगर ये हम 100 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो है ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये 1.252 मीटर्स बन जाएगा। एंड देन स्क्वायर ऑफ हाइट, हाइट जो है उसका हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर जो है उसका हमने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर हमने ले लिया 2.31 मीटर स्क्वायर आ गया। वेट हमें केजी में 60 किलोग्राम्स दिया गया है, 60 डिवाइड बाय 2.31, तो आंसर आ गया है 25.96। एग्जाम्पल जो है वो इंपीरियल सिस्टम की है। इंपीरियल सिस्टम में जो जैसे कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला जो है वो है बीएमआई का, बीएमआई जो है वो इक्वल होता है 703 हम लिखते हैं। ओके, मल्टीप्लाई बाय वेट हम लिखते हैं पाउंड्स में, आईबी में हम वेट ले लेते हैं एंड डिवाइड करेंगे जो हाइट है वो हम लेते हैं मीटर में। हाइट जो है सॉरी हम इंचेस में लेते हैं। ओके, इंचेस में हम हाइट ले लेंगे। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि 100 पाउंड्स है, एक पर्सन का वेट 100 पाउंड है, हाइट जो है 50 फीट यानी कि 60 इंचेस टॉल है, बीएमआई 19.53 है। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पहले हमने इंचेस जो है उसे स्क्वायर इंचेस में, यानी कि यहाँ पे हमने इंचेस का जो है वो स्क्वायर लेना है। ओके, इंचेस का स्क्वायर ले लेना है तो 60 को मल्टीप्लाई करें 3600 आ जाएगा। वेट को हमने पाउंड्स में कन्वर्ट, अगर पाउंड में नहीं है तो हम पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 केजी जो होता है वो इक्वल होता है, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर हाइट वेट जो है वो केजीज में दिया गया है तो 1 केजी जो है वो इक्वल होता है 2 पाउंड्स के। टू पाउंड्स की इक्वल होता है।
ओके 1 kg में 2 पाउंड्स होते हैं। फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेट जो होता है पाउंड्स में दिया गया है तो 100 और डिवाइड कर लेंगे स्क्वायर इंचेस के उसको 3600 0.2027 आ जाता है। फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 703 के साथ तो 19.53 इसका BMI आ गया है। तो अब BMI जो है उसकी कैटेगरीज पे आ जाते हैं। उसका वो चार्ट जो कि WHO ने दिया गया है कि नॉर्मल BMI कितना होता है, ओवरवेट कितना होता है और ओबीस कितना होता है और अंडरवेट कितना होता है। तो अंडरवेट से हम स्टार्ट करते हैं। BMI हम लेंगे kg/m² में लेंगे। सो यहाँ पे आ जाता है वेरी सिवियरली अंडरवेट जो होगा उसका BMI लेस देन 15 होगा। ये वैल्यूज़ आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लेनी है बिकॉज इसमें से ज़रूर MCQs आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अंडरवेट का 15 to 16 BMI आएगा, अंडरवेट का 17 to 18 आएगा। नॉर्मल हेल्थी वेट जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18.5 to 24 जो BMI होता है हमारे पास नॉर्मल हेल्थी पर्सन का होता है। ओवरवेट 25 to 30 आ जाता है। फिर ओबीस जो है, ओबिसिटी के 3 क्लासेस जो हैं वो डिटरमाइन की गई हैं। ओबिसिटी क्लास 1 जो कि मॉडरेटली ओबीस होता है 30 to 35 तक इसका BMI आता है। क्लास 2 जो है सेवियरली ओबीस होते हैं 35 to 40 आता है। एंड क्लास 3 वेरी सेवियरली ओबीस का ओवर 40 आता है। ये आपने क्लासेस भी अच्छी तरह से याद कर लेनी है MCQs के लिए। फिर आती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? वो डाइट जो कि बैलेंस हो। किस चीज़ में बैलेंस हो? बैलेंस हो न्यूट्रिएंट्स में, विटामिन्स में, जितनी भी जो हमारी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जो नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें उसकी जो अमाउंट है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में, हमारे प्लाज्मा में, वो नॉर्मल होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो होती है वो डाइट होती है जिसमें जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स जो होती हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो हमें प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिल रही हो। इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो होती है ये इसमें अराउंड 50 to 60 जो ऑफ टोटल कैलोरीज जो होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स आती हैं। यानी कि हमारे फूड के अंदर ज़्यादातर जो कैलोरीज आती हैं वो कार्बोहाइड्रेट से आती हैं 50 to 60%। ये भी MCQs के लिए याद रख लेना है। फिर है प्रोटीन से जो कैलोरीज आती हैं वो 10 to 15% कैलोरीज जो होती हैं ये प्रोटीन से आती हैं। फिर है कि जितने भी विजिबल और इनविजिबल फैट्स होते हैं, विजिबल फैट्स जो कि हमें नज़र नहीं आते हैं और इनविजिबल फैट्स, विजिबल फैट जो कि नज़र आते हैं यानी कि अगर हम कोई फैटी चीज़ खा रहे हैं, गोश्त वगैरह खा रहे हैं, या इनविजिबल फैट्स जो कि हमें फैट लगता नहीं है लेकिन इसमें फैट्स होते हैं तो उससे जो कैलोरीज आती हैं वो होती हैं 20 to 30%। फिर है बेसिक 5। अब बेसिक 5 क्या है? बैलेंस डाइट जो होती है ये हम तभी इजीली अचीव कर सकते हैं अगर हम 5 बेसिक फूड ग्रुप जो हैं उसे फॉलो करें, उसे अपनी डाइट में शामिल करें। सो इन 5 बेसिक फूड्स में क्या क्या आती हैं ये भी MCQs में आ सकता है लिस्ट ओवर। सीरियल्स एंड माइलेट्स आ सकते हैं, यानी कि जितनी भी सीरियल्स वगैरह हैं, जैसे कि अक्सर जो सुबह नाश्ते में खाते हैं, जैसे कि पॉरेज हो गया, साथ में दलिया वगैरह, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारे सीरियल्स में आते हैं। पल्सेस एंड लिग्यूम कहते हैं कि चने जो होते हैं वो उगाए जाते हैं तो उसके साथ लीव्स होते हैं, उस सीड्स के साथ वो ऐसा वो फूड के तौर पे खाए जाते हैं, साग के तौर पे खाए जाते हैं, उसे हम माइलेट्स कहते हैं। पल्सेस एंड लिग्यूम्स आते हैं यानी कि जितनी भी दालें वगैरह होती हैं, लोबिया वगैरह, ये सारी आ जाती हैं। एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट जो हैं वो ऐड करने हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि एग, मीट एंड फिश वगैरह भी ऐड करना है। और फैट्स भी हमने ऐड करने होते हैं, ऑयल एंड फैट जैसे कि नट्स हो गए और या फिर किसी ऑयल सीड हो गए जैसे कि जैतून का तेल हो गया। ये सारे 5 सीरियल्स हैं जो कि ऐड करने हैं। फिर है द रोल ऑफ डाइट इन वेट मैनेजमेंट। अब डाइट का क्या रोल होता है इन वेट मैनेजमेंट में, यानी कि डाइट का क्या रोल है, क्या ताल्लुक है वेट मैनेजमेंट के साथ, हम किस तरह से उसे वेट मैनेज कर सकते हैं। तो बॉडी वेट जो होता है ये तभी रेगुलेट हो सकता है डिफरेंट मैकेनिज्म से, सेवरल मैकेनिज्म से ये रेगुलेट हो सकता है, जेनेटिकली भी, फिजियोलॉजिकली भी, बिहेवियर फैक्टर्स जो होते हैं, ये सारे तीनों फैक्टर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जेनेटिकली अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों का जेनेटिकली वो होता है कि ओबेसिटी उनमें होती है, सो उसकी वजह से भी उन्हें ओबेसिटी हो सकती है। फिजियोलॉजिकली
एंड बिहेवियरल फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? फिजियोलॉजिकली अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है, या फिर अगर किसी को कोई ऐसी डिजीज हो गई है जो कि उसके वेट को डिस्टर्ब कर रही है, जैसे कि थायराइड डिजीज अगर किसी को हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है, तो ओबेसिटी भी हो जाती है उसके साथ। बिहेवियर फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं कि अक्सर हम देखें तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा जितने भी लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो वो वेट जो है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लॉस करते हैं। फिर है कि अवर बॉडी वेट इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी टेक। हमारे बॉडी का वेट तभी डिटरमाइंड होता है, यानी कि जो एनर्जी हम ले रहे हैं फूड में और जो एनर्जी हम एक्सपेंड कर रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए, बैलेंस्ड में होनी चाहिए। और जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ओबेसिटी के अंदर, यानी कि जिसकी वजह से ओबेसिटी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हो रही है, वो है इनएप्रोप्रिएट डाइट इंटेक, यानी कि हम डाइट सही लेते नहीं हैं, टाइम पे नहीं लेते हैं, और ना सही डाइट हम ले रहे हैं जो इस चीज़ों की जिन न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत है, ना ही हम सही टाइम पे ले रहे हैं। एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द डाइट, यानी कि जितनी एनर्जी हमें चाहिए डाइट में उतनी नहीं ले रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा ले रहे हैं, टुगेदर विद लोअर फिजिकल एक्टिविटी, और साथ साथ में हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि हमें जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो हम ले नहीं रहे हैं, या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो अपनी अमाउंट तो हम ले रहे हैं, वो हमें नॉर्मली ज़रूरत है, लेकिन हम एक्सपेंड नहीं करें, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है। और आजकल टुडेज स्टेटिस्टिक की बात करें तो ओबेसिटी का सबसे मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो यही फिजिकल इनएक्टिविटी है। फिर है कि अगर हमारा वेट कांस्टेंट है तो ये एक तरह का साइन है कि यानी कि हमारा वेट ना ही बढ़ता है ना ही कम होता है, तो ये एक साइन है कि हम जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उतनी कैलोरीज हम बर्न भी कर रहे हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर हम स्लोली गेन कर रहे हैं वेट, यानी कि वक्त के साथ साथ हमारा वेट थोड़ा सा गेन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कैलोरी इंटेक जो हम ले रहे हैं वो ज़्यादा है उन कैलोरीज से जो कि हम बर्न कर रहे हैं, यानी कि डेली एक्टिविटीज़ में एक्सपेंड कर रहे हैं। Lifestyle and work habit partially determine how many calories we need to eat each day. हमारा लाइफस्टाइल और हमारी वर्क हैबिट्स जो हैं, यानी कि हम दिन भर कितना काम करते हैं, हम सोते हैं, जागते हैं, या फिर सुबह सुबह उठ के हम ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, सो वहाँ पे हम कितनी एक्टिविटी हमारी परफॉर्म हो रही है, उसमें कितनी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, ये हमें डिटरमाइन करना होगा। उसके मुताबिक जब हम डाइट लेंगे कि हाँ हम इतना काम करते हैं, हमें इतनी डाइट इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, तो इससे हमारा जो वेट है वो मैनेज हो सकता है, इससे हमारी कैलोरी मैनेजमेंट हो सकती है कि हमें कितनी कैलोरीज चाहिए ईच डे। फिर हैवी फिजिकल लेबरर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनकी बर्न आउट हो जाती हैं है, और बनिस्बत उन लोगों के जो कि सारा दिन डेस्क पे बैठे होते हैं। फिर पढ़ते हैं फैट्स। फैट्स का क्या रोल है? फैट जो है ये बहुत ज़्यादा डेंस सोर्स है एनर्जी का, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी सोर्स का है फैट का, यानी कि हमारे पास जो 1 ग्राम फैट है वो हमें तकरीबन 9 किलो कैलोरीज देता है, यानी कि 1 ग्राम फैट जो होता है ये हमें देता है 1 ग्राम फैट हमें देता है इक्वल टू होता है 9 किलो कैलोरीज। 9 किलो कैलोरीज, 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा है, इसी ये डेंस सोर्स है। और ये ट्वाइस इसमें कैलोरीज होती हैं इस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट में जो है 4 किलो कैलोरी हमें देता है। फिर है कटिंग बैक ऑन फैट इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज इन योर डाइट। अगर हमें अपनी डाइट में कैलोरीज को कम करना है तो अगर हम फैट का पोर्शन कम कर दें तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो है इससे कट हो सकती हैं। एनिमल फूड जो होते हैं जितने भी, जैसे कि मीट हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब में जो है हिडन सोर्स होता है फैट का, यानी कि अगर हम दूध देख लें, मिल्क देख लें, तो मिल्क में हमें फैट नज़र नहीं आता लेकिन उसके अंदर फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा आसानी से कैलोरीज चाहिए, ऐड करनी है डाइट में कैलोरीज, तो हम कार्बोहाइड्रेट कोई भी सोर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी शुगर वाली कोई भी ड्रिंक होती है या कोई भी फूड होता है तो वो हम ले सकते हैं जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो मौजूद होते हैं।
फिर है कि अगर हमने डाइट में कैलोरीज को माइनस करना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ज़्यादा इजी सोर्स होता है कैलोरीज इनटेक का, सो हमने जितने भी स्वीट्स, सोडा या फ्रूट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उन सबको लिमिट करना है, जिसकी वजह, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक ऐसा सोर्स है जिसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होता है, न्यूट्रिएंट जो है बहुत ज़्यादा होते बहुत कम होते हैं, एंड इसमें ना ही फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को जो है इतना कोई फ़ायदा नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी डाइट में अगर फाइबर नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है, फ्यू न्यूट्रिएंट्स होंगे तो मैल न्यूट्रिशन की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट डाइट में ऐड कर ही रहे हैं तो हमने कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो चूज़ करने हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का क्या फ़ायदा होता है कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनकी डाइजेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, वो ईजी डाइजेस्ट नहीं हो पाते। जब ईजी डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे तो वो ईजी एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से कैलोरीज इनटेक का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो जाता है। और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसमें लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं विदाउट मैनी कैलोरीज। सो कार्बोहाइड्रेट जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इसकी एग्जांपल में हम जितने भी डिफरेंट वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। फिर है कि जितने भी होल ग्रेन्स वगैरह होते हैं जैसे कि वीट वगैरह हो गया, साथ में जो है कॉर्न हो गया, ये सारे होल ग्रेन्स में आ जाएंगे, एंड वेजिटेबल्स और ड्राइड बीन्स वगैरह, ये सारे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के। फिर इसके बाद है कि इवन थो फ्रूट्स आर सिंपल फ्रूट जो होते हैं ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा गुड सोर्स है क्योंकि इसमें भी लॉट्स ऑफ फाइबर्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर इससे के हवाले से जो है वो MCQs आ सकते हैं कि जैसे कि अगर हम किसी पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं तो हमारी चॉइस जो है ऐसा नर्स क्या होनी चाहिए कि हम उन्हें किस तरह के कार्बोहाइड्रेट दें, सिंपल दें, ग्लूकोज, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम एडवाइस करेंगे, या हम ग्लूकोज एडवाइस करेंगे, कोई ड्रिंक्स वगैरह एडवाइस करेंगे, या फिर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एडवाइस करेंगे। सो एज अ नर्स, बीइंग अ नर्स, हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो एडवाइस करने हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट जो है ये इक्वली अमाउंट ऑफ कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ हाई प्रोटीन डाइट जो होती हैं बहुत ज़्यादा सेवरली रिस्ट्रिक्ट करती हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, कैन रिजल्ट इन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे हमारी कुछ हाई प्रोटीन डाइट जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज और फाइबर डिफिशियंसी हो सकती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है। हाई प्रोटीन डाइट जो होते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है तो उसकी जो ब्रीथ होगी वो बैड ब्रीथ होगी, यानी कि उसमें से फॉल स्मेल आएगी। फिर इसके बाद है कि हाई प्रोटीन डाइट वर्स इन किडनी फंक्शन, यानी कि अगर हम हद से ज़्यादा प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं हाई प्रोटीन डाइट्स में, यानी कि अगर हम पल्सेस वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, दालें वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर मीट, फिश वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, तो इससे जो है किडनी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर जिन्हें किडनी डिजीज़ है, पहले से ही उनकी किडनी जो है वो इतनी फंक्शनेबल नहीं है, तो हाई प्रोटीन डाइट से जो है उनका फंक्शन और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, बिकॉज किडनी जो होती है उसके ग्लोमेरुलर जो एपरेटस होता है, अगर वहाँ पे कोई हेमरेज वगैरह हुआ है तो ये प्रोटीन जो होते हैं किडनी के ब्लड स्ट्रीम में फिल्टर आउट हो जाते हैं। फिर है कि हाई प्रोटीन डाइट जो होती हैं ये इसकी वजह से ब्लड शुगर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो है ये एक्सेसिव प्रोटीन को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में एज ए यूज़ फॉर एनर्जी के लिए, यानी कि जितनी भी स्टोर प्रोटीन्स हैं उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हैं एनर्जी की सोर्स की, एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए। जो लोग डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं तो देखा गया है कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ होता है वो हाई प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी कि डायबिटीज़ जो होती है इसका रिस्क ज़्यादा शुगर, कार्बोहाइड्रेट लेने से नहीं होता, लेकिन जितना ज़्यादा प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लेने से होता है, बिकॉज जितने ज़्यादा हम प्रोटीन लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे बॉडी का शुगर लेवल बढ़ेगा। फिर है कि हमेशा ये याद रखें कि डाइट जो है ये अकेली चीज़ नहीं है जिससे हम अपनी जो वेट है उसे मैनेज कर सकते हैं। हर दफ़ा ये हेल्पफुल नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ डाइट को मैनेज करने से हम अपना वेट मैनेज नहीं कर सकते, इसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डाइट को मैनेज करने से आप कुछ ही पाउंड्स लूज़ कर सकते हैं अगर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें।
अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना कोई आसान बात नहीं है। और अगर हम डाइटिंग स्टॉप कर देते हैं या फिर एक्सरसाइज करना स्टॉप कर देते हैं तो हमारा वेट जो है वापस से गेन हो जाता है। यानी कि डाइट जो है हम ज़्यादा अरसे तक कर नहीं सकते, 1 या 2 महीने तक करेंगे, उसके बाद अगर डाइट हमने छोड़ी तो वापस से वेट गेन हो सकता है और फिर से हम एक विशियस साइकिल में एंटर हो जाएंगे, अनहेल्थी साइकिल में एंटर हो जाएंगे लूजिंग और वेट गेनिंग के। तो बेस्ट वे जो है अपने वेट को मैनेज करने का ये है कि हेल्दी ईटिंग करें और फिजिकली एक्टिव रहें। ये 2 मेन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्दी खाएं एंड फिजिकली एक्टिव रहें, यानी कि जितना आप खा रहे हैं उसे एक्सपेंड भी करें। सो प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स ने, वेजिटेबल्स ने और लीन मीट ले। लीन मीट हम किसे कहते हैं? लीन मीट हम कहते हैं जिसमें फैट्स नहीं होते, फ्री फैट मीट को हम कहते हैं लीन मीट। नॉन फैट और लो डेयरी फैट हम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, यानी कि अगर हम दूध वगैरह पी रहे हैं तो उसमें से हमने मलाई वगैरह जो है उसका जितना भी फैट है वो निकाल देना है। होल ग्रेन प्रोडक्ट्स यूज़ करें, यानी कि वीट वगैरह लें, गंदम वगैरह। जितने भी स्वीट सोडा ड्रिंक, फ्रूट ड्रिंक्स वगैरह, स्पोर्ट ड्रिंक, वो सारी लिमिट करनी है। कम से कम फैट और शुगर जो है ये, और जितने भी हाईली प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, यानी कि जो कैंड फूड्स होते हैं या फिर जो बाहर की चीज़ें होती हैं, ये हमने अवॉइड करनी है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू मैनेज योर वेट। फिर है स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम डाइट बैरियर टू हेल्थी वेट। फिर ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम फॉलो कर सकते हैं हेल्दी स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम डाइट बैरियर, यानी कि हमारे डाइट में जो बैरियर आ रहे हैं उसके लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं उसको ओवरकम करने के लिए, ताकि हम एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट के साइकिल में हो। सो rather than focusing too much on weight loss, ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस पे फोकस करने से अच्छा है कि आप हेल्दी होने पे फोकस करें, ना कि पतले होने पे फोकस करें, बल्कि हेल्दी रहने पे फोकस करें। लाइफस्टाइल जो होता है हेल्दी ईटिंग, यानी कि हमने हेल्दी ईट करना है, इनके फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ फ्री होंगे। वेट मैटर नहीं करता कि आपका क्या है, हेल्दी रहना मैटर करता है। सो सेट गोल्स यू कैन रीच। हमने सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है वो है, ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी में हमारे पास आ जाता है कि हमने गोल सेट करने हैं जो कि हम आसानी से पूरे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्मॉल गोल सेट करने होते हैं जिस दैट यू कैन चेंज इफ़ यू नीड टू, जो कि आप आसानी से चेंज कर भी सकते हैं अगर ज़रूरत हो। जब हम एक गोल तक पहुंच जाएंगे, यानी कि एक गोल पूरा कर लेंगे, फिर हमने दूसरा गोल जो है वो अपने लिए टारगेट बना लेना है। इस तरह अगर हम स्मॉल गोल्स पूरे कर सकते हैं, देन इससे आगे आगे अगर हम लार्ज गोल्स की तरफ जाएंगे तो वो भी हम आसानी से पूरे कर सकेंगे। फिर जो सेकंड स्टेप आ जाता है, सेकंड स्टेप पे है थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप विद फूड। आप सोचें कि आपका फूड के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है। क्या आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर कौन सी ऐसी कॉज है, यानी कि किस वजह से आप ज़्यादा खाते हैं। अक्सर लोग स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा खाते हैं, खुशी में बहुत ज़्यादा खाते हैं। आर यू बोर्ड, स्ट्रेस और सैड। आप कब खाते हैं, जब आप बोर हो रहे हों, स्ट्रेस में हो, या सैड हो, या खुश हो। क्या आप फूड को एक रिवॉर्ड की तरह लेते हैं, यानी कि एक इनाम के तौर पे आप फूड को लेते हैं, या फिर पे अटेंशन टू योर फीलिंग ऑफ हंगर एंड फुलनेस। या फिर क्या आप जब आपको भूख लगती है तब आप खाना खाते हैं, और जब आपका पेट भर जाता है तब आप खाना बस कर देते हैं। अक्सर होता है कि हमें भूख नहीं लगती तो हम खाना अवॉइड कर लेते हैं और वो भूख जो है वो मर जाती है, तो उस टाइम पे हमें वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं हो पाते। और अक्सर होता है कि हम जो है पेट भर के खाना खा लेते हैं लेकिन उसके बाद भी खा रहे होते हैं, तो ये ओवर ईटिंग में हो जाता है। फिर हमने मील स्किप नहीं करनी है, यानी कि एक वक्त का खाना भी हमने स्किप नहीं करना है। भले आपको भूख ना लग रही हो लेकिन आपने थोड़ा बहुत खा लेना है, क्योंकि स्किपिंग मील्स से क्या होगा कि आप एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं लेकिन टेक नहीं कर रहे। फिर है स्किपिंग मील्स में मेक यू सो हंग्री दैट यू ओवर ईट ड्यूरिंग द नेक्स्ट मील। स्किपिंग मील से क्या होगा कि आपको फिर अगले खाने तक बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और आप फिर ओवर ईट कर जाएंगे। फिर जो थर्ड पे आता है कीप ट्रैक ऑफ हाउ यू ईट, यानी कि आपने रिकॉर्ड रखना है कि आप किस तरह से खाते हैं। कीप अ फूड
डायरी ऑफ एवरीथिंग यू ईट एंड ड्रिंक। आपने एक फूड डायरी रखनी है अपने साथ और उसमें दिन में आपने जितना खाया या पिया वो सब कुछ मेंशन करना है। फिर है आपने अपने सर्विंग साइज को भी अटेंशन पे करनी है, यानी कि वो भी मेंशन करना है कि आपने एक रोटी खाई या आधी रोटी खाई। फिर है चेक टू सी इफ यू आर ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड। फिर आपने देखना भी है कि आपने कितनी वैरायटी के फूड्स खाए, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, फैट्स थे, प्रोटीन कितने थे। फिर यू माइट फाइंड दैट मेकिंग अ फ्यू स्मॉल चेंजेस विल हेल्प यू ईट अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। फिर इस तरह अगर आप ये डायरी जो है फॉलो करते रहेंगे, इस पे अटेंशन देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट 4th नंबर पे है टेक टाइम टू ईट हेल्दी फूड, यानी कि आपने जल्दी जल्दी में खाना नहीं खाना है बल्कि अपना पूरा टाइम ले। डू रिलाई ऑन फास्ट फूड और कन्वीनियंट फूड बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू कुक और डू हैव टाइम, यानी कि अपने अपने टाइम, अपने खाने को पूरा टाइम देना है। क्या आप फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं या कन्वीनियंट फूड जो है वो पसंद करते हैं, घर का खाना पसंद करते हैं, बाहर का खाना, या घर का खाना आपको खाना बनाना नहीं आता इस वजह से आप बाहर का खाना खाते हैं, या फिर आप जो है कुकिंग बुक्स जो होती हैं वो लेते हैं लाइब्रेरी में या बुक स्टोर से और फिर उससे आप अपने लिए क्विक हेल्दी मील्स बना सकते हैं या नहीं। फिर है स्लोली चेंज योर ईटिंग हैबिट। आपने अपनी ईटिंग हैबिट जो है वो एकदम से तो चेंज नहीं होती है सो स्लोली आपने अपनी ईटिंग हैबिट जो है वो गोल सेट करके चेंज करनी है। सबसे पहले जो है आप ये कोशिश करें कि आपकी जो प्लेट है, खाने की प्लेट, उसमें हाफ वेजिटेबल्स ज़रूर हों। फिर है कि आपने हाफ जो है वेजिटेबल्स से फिल करनी है, यानी कि अगर हम ये प्लेट ले लें तो इस प्लेट का आधा हिस्सा जो है वो वेजिटेबल्स का होना चाहिए। फिर है फिल 1/4 ऑफ द प्लेट विद लीन मीट और चिकन एंड 1/4 विद होल ग्रेन। फिर है कि आपने 1/4 जो होगा वो इसका फिल करना है विद लीन मीट से, यानी कि मीट होना चाहिए, और 1/4 में होल ग्रेन प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। फिर है कि सेट अ गोल ऑफ ईटिंग एटलीस्ट 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी कि दिन में आपने 5 बार फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने हैं। इफ़ यू मेक स्मॉल रिजनेबल चेंजेस, अगर आप छोटी छोटी तब्दीलियां लेकर आएंगे अपनी डाइट में, अपनी ईटिंग हैबिट्स में, सो इस तरह आप ना ही डिप्राइव फील करेंगे फूड से कि मतलब मुझ पे तो सब कुछ डाइट की वजह से बंद हो गया है, ना ही आपको ये फील होगा, बल्कि इससे आप सक्सेस की तरफ भी जाएंगे। रोल ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है इन वेट मैनेजमेंट में? वेट मैनेजमेंट में एक्सरसाइज का क्या रोल है? सो एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सिर्फ कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करने से हम वेट लॉस नहीं कर सकते, बल्कि अगर हम एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट के साथ एक्सरसाइज को कंबाइन करें तभी हमारा वेट लॉस जो है टारगेट फुलफिल हो सकता है। एक्सरसाइज जो होता है ये हमारे जितनी भी डिजीज़ प्रिवेंशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज जो होता है इससे हमारा, अगर हम रोज़ाना सुबह एक्सरसाइज करें, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, हम जितनी भी हार्ट अटैक, जितनी भी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, उससे हम बच सकते हैं। फिर है एक्सरसाइज जो होता है इससे सर्टन टाइप ऑफ कैंसर, कोलोन एंड ब्रेस्ट कैंसर, इन सब का जो रिस्क है वो भी कम से कम हो जाता है। एक्सरसाइज जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्थी बॉडी फंक्शनिंग में, और एक्सरसाइज के ज़रिए से क्या होता है कि बिना जो है फाका किए, यानी कि बिना स्टाविंग, बिना भूखे हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं, यानी कि हमने भूखे रहने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अच्छी जितना चाहे खा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके साथ साथ एक्सरसाइज करें तो वो बर्न आउट होगा और हमें भूखा रहने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे जो है मसल्स की प्रोपोर्शन इंक्रीज होती है, मसल जो है वो साइज में इंक्रीज होते हैं, मसल प्रोपोर्शन होती है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं मसल्स में वो ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी नंबर इंक्रीज हो जाती है, फैट कम हो जाता है। जितने ज़्यादा मसल्स होते हैं उतना ही ज़्यादा इंसान मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, यानी कि उसके मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो भी फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म सिस्टम हाइयर होगा तो अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज जो हैं वो बर्न आउट होंगी रेस्ट कंडीशन पे भी। फिर एक्सरसाइज जो है ये नॉन टू हेल्प एंड कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वेलबींग। एक्सरसाइज की मदद से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है इससे हमारी एंजाइटी, हमारा डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह सब जो है वो कम हो जाता है।
वो कौन से फैक्टर है पाकिस्तानी डाइट में जो कि दैट आर कंड्यूसिव टू वेट गेन, यानी कि जिसकी वजह से वेट गेन होता है। सो पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे हेल्दी डाइट का कंसेप्ट जो है जनरल पब्लिक में वो बिल्कुल टोटली चेंज है। उनके जहन में जो हेल्दी डाइट होती है वो है एनर्जी डेंस डाइट, यानी कि उसमें एनर्जी डेंस का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हो, उसमें हायर प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैटी एसिड लेते हैं, फ्री शुगर लेते हैं, जिसमें हाई कैलोरी इंटेक करते हैं, जैसे कि देसी घी हो गया, यूज़ ऑफ मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं। है उनके जो कंसेप्ट में ये हेल्दी डाइट है। एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक करते हैं फूड में, एक्सेसिव स्वीट्स यूज़ करते हैं, जब सेलिब्रेट करते हैं ईद वगैरह पे मिठाइयाँ वगैरह बहुत खाते हैं, और ओवर ईटिंग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं इन पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज़ में तकरीबन है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस फूड जो होते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह, और शुगर फिजी ड्रिंक्स जो होती हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स ये पेप्सीज वगैरह होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, जो कि यंगर जनरेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। फिर है इसके अलावा रैपिड अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्न, यानी कि जितनी ज़्यादा अब शहर की तरफ लोग आ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन जितनी ज़्यादा होती जा रही है उसके साथ साथ हाई फैट डाइट जो है उसका ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है इंस्टेड ऑफ लो फैट डाइट के। हाई फैट डाइट को लोग अब जो है फैशन समझते हैं, मॉडर्नाइजेशन समझते हैं। आजकल लोग जो होते हैं फूड को एज अ जो है वो ट्रेडिशन के तौर पे हाई फैट फूड और ज़्यादा ज़्यादा खाना खाते हैं। अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ नहीं है पाकिस्तान कंट्री में, ना ही कोई ऐसी इन्फोर्समेंट लगाई जाती है फूड सेफ्टी वालों की तरफ से, कोई रेगुलेशंस नहीं है, जिसकी वजह से हर गली मोहल्लों में जो है लो क्वालिटी के फूड वगैरह बेचे जाते हैं मार्केट्स में, स्कूल कैंटीन्स में, जिसकी वजह से फूड बोर्न डिजीजेस का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैल न्यूट्रिशन और मोर्टेलिटी की तरफ जो है इसका रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान जो है ये एक फास्ट फूड कंट्री है, यानी कि फास्ट फूड वो फूड होता है रेडी टू ईट, यानी कि बना बनाया जो बस जल्दी से हम खा लें अपनी कन्वीनियंस के लिए, जो हमारे पास होता है अवेलेबल होता है पब्लिक प्लेसेस पे, फूड स्ट्रीट्स, फूड कॉर्नर, रेस्टोरेंट्स में। इसमें डिफरेंट ये सारे फास्ट फूड्स हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, जो कि ट्रेडिशन और जितने भी ये जो है इसमें कुछ ऐसे ट्रेडिशनल भी हैं, कुछ नॉन ट्रेडिशनल भी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंस एनर्जी डेंस फूड होते हैं। इसे हम एनर्जी डेंस फूड के उसमें क्लासिफाई करते हैं हाई, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ सोडियम होता है, शुगर होता है, कोलेस्ट्रॉल, फैट वगैरह, और विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह। डाइटरी कंटेंट इसमें फाइबर कंटेंट कम होता है। लो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है, डिस्पाइट ऑफ देयर लो न्यूट्रिशन वैल्यू, फास्ट फूड बिकम अ सिंबल ऑफ मॉडर्न कल्चर। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो कम होती ही है, लेकिन आजकल मॉडर्न कल्चर जो है उसका सिंबल बन गया है, यानी कि आजकल लोग जो है उन्हें टेस्ट चाहिए होता है, मिर्च मसाले चाहिए होते हैं, यंगर यूथ, चिल्ड्रंस वगैरह को। ट्रेडिशनल फूड जो होते हैं ये इनकी जो ट्रेडिशनल फूड का जो दौर था वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी डिमांड कम होती जा रही है, लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। आजकल के लोगों को कन्वीनियंट, यानी कि अपनी आसानी के लिए उन्हें ईजिली अवेलेबल होता है, इस वजह से पसंद करते हैं। होम कुकिंग आवर जो है वो कंपैरेटिवली मिनिमाइज हो गए, हर कोई बाहर से बस खाना ला के तैयार खा रहे होते हैं, तो वो हेल्दी फूड का कंसेप्ट टोटली चेंज हो गया। रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए हैं, डिफरेंट उससे जो है जैसे कि पाकिस्तानी फूड जो है उनके अलग वो होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, वेस्टर्न, इटालियन, तो आजकल डिफरेंट कुजीन जो है उनका वो अटेंशन गेन कर रहे हैं और ये पाकिस्तानी मेन्यू का जो है पार्ट बनते जा रहे हैं। तो फास्ट फूड जो होता है हेल्थ पे ये क्वाइट स्टैगरिंग होता है, यानी कि शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग बहुत ज़्यादा लार्ज होता है अगर हम रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। By replacing fresh wholesome food with processed additive landed food, अगर हम फ्रेश होलसम फूड जो होता है उसे हम एडिटिव फूड से रिप्लेस कर लें, यानी कि प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड खाएं, तो ये नोट किया जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो राइज होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है ये इसका लेवल इंक्रीज होता जाता है, मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो अल्टर डिस्टर्ब हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे डिफरेंट डिजीजेज जो होती हैं वो उनका रिस्क हो सकता है। सो बिहेवियर मोडिफिकेशन एंड वेट मैनेजमेंट का क्या रोल है आपस में, क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है आपस में,
है। सो बिहेवियर मॉडिफिकेशन हम किस तरह से हेल्प कर सकता है वेट मैनेजमेंट में। वेट मैनेजमेंट जो होती है इसमें हमने हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के साथ साथ हमें न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज का हमारे वेट पे क्या असर हो रहा है। हमारा वेट गेन की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मोटिवेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी हम ये गोल सक्सेसफुली पूरा कर सकते हैं। इंटरनल मोटिव्स सच एज बेटर हेल्थ, इंटरनल मोटिव्स जो हम अपने आप को देते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी होगी, सेल्फ एस्टीम आएगा। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो अगर हम डिजीज़ फ्री होंगे तो हमारा सेल्फ एस्टीम मेंटेन रहेगा, हम खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्रीज योर चांस ऑफ लाइफ लॉन्ग वेट मैनेजमेंट सक्सेस, यानी कि हम काफ़ी लाइफ लॉन्ग जो है वो अपना वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं अगर हम खुद इंटरनली खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम मेंटेन है। यानी कि हमने खुद को होप्स देनी है पॉजिटिव होप्स देनी है ईट ओनली वाइल सिटिंग डाउन, यानी कि हमारी हैबिट्स में क्या होना चाहिए कि हम हमेशा बैठकर खाना खाएं। कभी भी कोई काम करते वक्त, बनाते वक्त, पढ़ते वक्त या फ़ोन पे काम करते वक्त हमने कभी भी, या टेलीविज़न देखते वक्त हमने कभी भी खाना नहीं खाना है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमने स्मॉल बाइट्स लेने हैं और अच्छे से उसे चबाना है। ब्रेक के टाइम में आप खाने के बजाय अच्छा है कि आप वॉक की पे जाएं, एंड अगर आपको भूख लग रही है खाने के बाद, फिर भी आपको भूख लगी तो आपने अपने लिए स्नैक्स प्लान करने, लेकिन हेल्दी, यानी कि जैसे आपने कोई फ्रूट वगैरह ले लिया है, फिर है आपने मीट स्किप नहीं कर ले, क्योंकि नेक्स्ट मील जो है उसमें आप ओवर ईटिंग कर सकते हैं। फिर हमने स्मॉलर प्लेट्स यूज़ करनी, यानी कि कम खाना है। प्लेट कम होगी तो अगर वो छोटी होगी तो भरी भी होगी तब भी हमें ज़्यादा लगेगा। बोल्स एंड ग्लासेस वगैरह हमने स्मॉल यूज़ करने हैं। और अगर हमें क्रेविंग हो रही है खाने से पहले, बिफोर समथिंग ईटिंग, हमने 20 मिनट्स तक वेट करना है अगर हमें क्रेविंग हो रही है। क्रेविंग यानी कि हम कहते हैं कि अगर जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई है, मिडनाइट क्रेविंग होती है, यानी कि हमें खाने के बाद भी भूख लग जाती है कुछ देर बाद, तो हमने 20 मिनट्स वेट करके फिर कुछ खाना है। और हमने जब भी खाना है एम्प्टी स्टमक खाना है, जब भूख लग रही हो तब खाना है। लार्ज ग्लास ऑफ वाटर बिफोर ईटिंग, खाने से पहले बड़ा गिलास पानी का ज़रूर पी लेना है, तो उससे आधा पेट आपका ऑटोमेटिकली भर जाएगा। फिर है आराम आराम से खाना है, एंड 20 मिनट्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा स्टमक जो है हम खा रहे होते हैं तो 20 मिनट जब स्टमक में खाना जाता है तो उसके 20 मिनट्स बाद वो ब्रेन को मैसेज सेंड करता है कि क्या मैं स्टमक फुल हो गया है या नहीं। सो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। डोंट लेट फेक हंगर, यानी कि आपने भूखे रहने की फेकनेस नहीं करनी है कि अगर आपने पेट भर खाना खा लिया है लेकिन फिर भी आपको वो फेकनेस कर रहे हैं कि नहीं हमें तो अभी भूख लगी है, हमें तो और चाहिए खाना। हाँ, और हेल्दी वेट मैनेजमेंट को हमने अपनी प्रायोरिटी बनाना है, यानी कि मोटिवेशन के साथ हमने इस डाइट प्लान को फॉलो करना है अगर आप अपना वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म जो है, थिंक लॉन्ग टर्म वाइल डेवलपिंग न्यू हेल्थी बिहेवियर, जब आप अपने न्यू हेल्थी बिहेवियर जो है वो गोल्स बना रहे हो अपने, तो आपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, यानी कि दूर की सोचनी है कि अगर हम अभी ये डाइट फॉलो करेंगे तो बाद में हमारी हेल्थ जो है इसका बेनिफिट होगा, अच्छा इम्पैक्ट होगा। काउंसलिंग ऑफ अ पेशेंट फॉर वेट मैनेजमेंट, हमने पेशेंट को किस तरह से काउंसल कर सकते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले मोटिवेट करना है हमने पेशेंट को कि उसने वेट मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है उसकी हेल्थ के लिए। इफेक्टिव काउंसलिंग जो होती है बिगन विद पेशेंट एजुकेशन, पहले हमने पेशेंट को सेवरल टॉपिक्स पे एजुकेट करना है कि आजकल कौन सी डाइट ज़्यादा चल रही है आजकल और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों की हेल्थ पे, उससे किस तरह से बेनिफिट पहुंचा रहा है लोगों को। हमने कंपेयर करना है लोगों को एट अ हेल्दी वेट, यानी कि जो लोग हेल्दी वेट वाले हैं उनकी लाइफ किस तरह गुजर रही है, और जो लोग ओवर वेट है उनकी लाइफ किस तरह हार्ड टाइम से वो गुजरते हैं, यानी कि वो चल नहीं पाते ज़्यादा टाइम तक, ना ही वो ज़्यादा वज़न उठा पाते हैं, ना ही आर्म लेस चेयर, यानी कि बिना हाथों की कुर्सी जो है उससे उठ भी नहीं सकते बिना किसी चीज़ को पकड़े। काउंसलिंग शुड एड्रेस अनरियलिस्टिक पेशेंट एक्सपेक्टेशन, यानी कि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो पेशेंट जो अनरियलिस्टिक
एक्सपेक्टेशन होती है पेशेंट की वो भी उसे पता चल जाती है, यानी कि जो उसे पता नहीं होती पहले से। एक्सेसिव वेट जो होता है ये बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज़ का कॉज हो सकता है, ये भी हमने उसे बताना है। कुछ पेशेंट जो है ये तब कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम कम खाते हैं लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो ये किस वजह से होता है कि ब्रेन जो होता है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा खाने का आदी हो चुका होता है, यानी कि ज़्यादा उसे एनर्जी मिल रही है, लेकिन जैसे ही हम अपना खाना रिड्यूस कर लेते हैं तो हमारे ब्रेन को लगता है कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है अचानक से, तो वो इसे कंपेंसेशन में क्या करता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता। फिर है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस यानी कि इम्पोर्टेंस जो है, ज़ोर हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है देना है कि हम स्मॉल यानी कि पहले कम कम, यानी कि अचानक से हमें जल्दी वेट लॉस करने की कोई जल्दी ना हो, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा करके वेट लॉस करें। अगर हम 5 किलो वजन भी कम कर रहे हैं तो मतलब कि हमने 60% टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम कर दिया है अपनी बॉडी से। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। फिर है कि ओवरवेट और ओबेसिटी जो है हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देता है, हम ज़्यादा से जिए क्योंकि डिजीज़ हो जाएगी तो ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। फिर कि ओवरऑल गोल जो होता है वेट लॉस काउंसलिंग का, कि हम पेशेंट को हेल्प करें कि वो अपनी डाइट से कैलोरीज को कम कर सके और हेल्थफुल डाइट जो है वो ले सके, यानी कि सेहतमंद जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सके, अच्छा खाना खा सके। फिर है 5 ईज ऑफ ओबेसिटी, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए 5 ईज कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आस्क, हमने पेशेंट से पूछना है, उसका वेट जो है पेशेंट के साथ डिस्कस करना है कि कब वो कितना ज़्यादा, उसकी जितने भी हमने शुरू से वो सारे कंसर्न्स पर आ रहे हैं कि उसका वेट, फूड के बारे में उसका क्या ख्याल है, वो कितना खाता है, कम नहीं खाता, उसका अपने वेट के बारे में क्या ख्याल है। फिर हमने एसेस करना है हेल्थ स्टेटस को, कोमोर्बिडिटीज एंड कॉज ऑफ वेट गेन, यानी कि हमने उसकी हेल्थ स्टेटस को एसेस करना है, क्या वो हेल्दी है या नहीं। वेट मैटर नहीं करता, उसकी हेल्थ मैटर करती है उसको कौन कौन सी कोमोर्बिडिटीज है, यानी कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है या वेट गेन किस वजह से हो रहा है। फिर हमने उसे ट्रीटमेंट ऑप्शन एडवाइस करने हैं कि इस तरह से अगर आप फॉलो कर रहे हैं ये डाइट प्लान तो आपका वेट मैनेज हो सकता है। फिर है कि एग्री, फिर हमने एग्री ऑन वेट लॉस एक्सपेक्टेशन, अगर हमने काउंसलिंग करके उन्हें एग्री भी करवाना है कि अगर वो ये ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करते हैं तो उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी, और जब वो एग्री हो जाए तो हमने उनके लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। फिर है कि असेस, फिर हम पेशेंट को असेस करेंगे, उनकी मदद करेंगे कि वो कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ वेट मैनेजमेंट, यानी कि वेट को मैनेज करने के लिए अपना प्रोसेस, अपने गोल्स जो है वो पूरे कर सकें अगर वो कहीं पे फंस रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके हवाले से इस चैप्टर में से कुछ एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। सो इससे रिलेटेड आपने एमसीक्यूज़ जो होते हैं अपना कंसेप्ट उसके लिहाज से क्लियर कर लेना है। सो फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो दिया गया है वो है कि टोटल बॉडी फैट कंटेंट दैट इज़ एसोसिएटेड विद द लोएस्ट रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस फॉर वुमेन, यानी कि बॉडी में कितना फ़ैट कंटेंट होना चाहिए जिससे कम रिस्क होता है क्रोनिक डिजीज़ेस का, जो कि फ़ैट के रिलेटेड डिजीज़ेस होती हैं, ओबेसिटी का या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस का, फ़ैट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती है, तो कम से कम कितना बॉडी में फ़ैट होना चाहिए वुमेंस के लिए। तो वुमेंस के लिए जो इसकी अमाउंट दी गई है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, 32.2% टू 36.9%, यानी कि आइडियल रेंज जो होता है टोटल बॉडी फैट का, ये 32.2% टू 36.9% के दरमियान बॉडी में फ़ैट होना चाहिए एक वुमेन में। अगर इससे 32.2 से कम हो जाता है दैन तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन अगर ये 36.9% से इंक्रीज़ हो जाता है सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि टोटल बॉडी फैट कंटेंट जो है फॉर यानी कि फॉर द मैन के लिए द रेंज ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज एसोसिएटेड विद द लोएस्ट रिस्क ऑफ कोरोना। अब मैन के लिए जो है कितना बॉडी में फैट कंटेंट होना चाहिए कि उसे कम से कम रिस्क हो क्रोनिक डिजीजेस का। सो डिफरेंट ऑप्शन दी गए, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, 21.0% टू 25.8% है। टोटल बॉडी वेट के मुताबिक इतना जो है, टोटल बॉडी वेट में से इतना परसेंटेज जो है वो फैट का होना चाहिए। अगर ये 25.8 से एक्सीड कर जाता है देन इसे जो है वो रिस्क होगा फॉर क्रोनिक डिजीज़ के लिए।
जो कि मैन 20 to 79 ईयर्स के एज के दरमियान जो होते हैं उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक ये परसेंटेज जो है फैट का दिया गया है. So next question is a 2 pound increase in fat is the kilocalories equivalent of. यानी कि अगर 2 pound increase आ जाता है फैट में, फैट का परसेंटेज अगर 2 pound इंक्रीज आ गया है हमारे बॉडी के फैट में, तो ये कितनी किलो कैलोरीज के इक्वलेंट होगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7000 किलो कैलोरीज, बिकॉज 1 pound ऑफ फैट जो है वो किलो कैलोरी इक्वलेंट होता है 3500 किलो कैलोरी देता है 1 pound फैट, एंड 2 pound हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई अगर हम करें 2 के साथ, तो 7000 किलो कैलोरी बनता है. ये एमसीक्यूज में आ सकता है. So next question is the acceptable amount of total body weight provided by fat for a 120 pound woman is approximately. So अगर 120 pound woman यानी कि woman का weight जो है वो 120 pound है, अब इसमें से बॉडी का कितना टोटल बॉडी फैट होगा इस वुमेन में. तो अगर हमें टोटल बॉडी फैट का परसेंटेज मालूम है, जो कि हमने पढ़ लिया अभी पिछले क्वेश्चन में कि 32.2% टू 36.9%, यानी कि मिनिमम से मिनिमम 32.2% होना चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा 36.9% मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान होना चाहिए. सो अगर हम मिनिमम से मिनिमम मालूम करें तो हमने मल्टीप्लाई करना है इसके 120 पाउंड वेट को 32.2% के साथ. तो मिनिमम इसमें बॉडी की जो फैट होगा उसका वेट अगर हम वो करें कि मतलब इतने 120 पाउंड में कितना पाउंड जो है वो फैट होगा, तो 38.64 पाउंड आता है. और अगर मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं तो 44.28 पाउंड आता है कि इतना मैक्सिमम फैट हो सकता है. इसके अलावा जो है एक दो पॉइंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ ऐसा भी एमसीक्यूज आ सकता है कि इसेंशियल फैट जो होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं. सो इसेंशियल फैट जो है फॉर अप्रॉक्सीमेटली जो है बॉडी का 3% मास होता है मैन में और 12% मास होता है वुमेन में, बिकॉज फैट जो है वो वुमेन में ज़्यादा होते हैं दैन मैन से, एंड 3% जो है इसकी वैल्यू है मैन में एंड 12% जो है वो वुमेन में है इसेंशियल फैट्स की. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा. कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.